हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। इसके साथ ही मैं आपका हमारे चैनल जीके अभ्यास पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कर रहे थे, जिसमें हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि क्वेश्चन से संबंधित थी, जिसमें हमने उनको डिटेल से डिस्कशन किया था। आज हम उसी कड़ी में आपके लिए कंटेंट से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र की शाखाएं और अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। होप आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 2 वर्ड्स लगभग आपको हर जगह सुनने को मिलते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले इनके बारे में ही जान लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम यह डिस्कशन करते हैं, यह देखते हैं कि किस प्रकार हमारी आर्थिक क्रियाएं चलती हैं, हम किस प्रकार से उत्पादन करते हैं, हम किस प्रकार से संसाधनों का वितरण करते हैं और किस प्रकार से विनिमय होता है। विनिमय मतलब लेन देन। और उपभोग कैसे होता है, यानी कि एक व्यक्ति के पास जितने रुपए हैं उनको खर्च करके वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। इन सब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था वह संरचना है, संरचना मतलब सिस्टम। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत सारी गतिविधियां चलती है। यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम जो भी गतिविधियां पढ़ते हैं वो सारी गतिविधियां एक सिस्टम में चलती हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम किस सिस्टम के अंदर करते हैं, अर्थव्यवस्था नामक सिस्टम के अंदर करते हैं। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के लिए या फिर आर्थिक गतिविधियों के लिए भी एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है अर्थव्यवस्था। होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब आई थी 1761 में। ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने डिमांड से संबंधित, सप्लाई से संबंधित और मार्केट से संबंधित लगभग हर पहलू का जिक्र किया है। इन्होंने बाजार संबंधी हर स्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया है और इसकी ये पुस्तक उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है और इसी के आधार पर इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र की शाखाएं। शाखाएं का मतलब होता है यानी कि अर्थशास्त्र को किन किन में बांटा जाता है। इसमें पहला है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि यानी कि मैक्रो। मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज लेवल, यानी कि बड़े स्तर पे। और सेकंड है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब माइक्रो, यानी कि समाल लेवल पे, समाल लेवल। अब ये लेवल क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। लार्ज लेवल का मतलब होता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जहां हम आर्थिक क्रियाओं को बड़े स्तर पे देखते हैं। बड़े स्तर यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के तौर पे देखते हैं। जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितने लोगों को रोज़गार प्राप्त है, कितने लोग बेरोज़गार हैं, क्या हमारी आर्थिक क्रियाएँ हैं, कितना हमारा बजट है, क्या हमारी मुद्रा है और क्या हमारा विदेशी व्यापार है। इन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यानी कि इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेके चलते हैं, यानी कि ऑल ओवर स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है समाल। इसमें क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की
या फिर एक इंडस्ट्री की यानी कि एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें छोटे लेवल पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति की क्या समस्या है, एक उद्योग किस प्रकार उत्पादन करता है, इन सब क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र बड़े स्तर पर लागू होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर लागू होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक। घटक का मतलब होता है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन को शामिल करते हैं, किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक में। तो चलिए देख लेते हैं हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत या फिर मांग का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का मतलब है यानी कि एक उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करता है। यानी कि हम पैसे क्यों खर्च करते हैं, इसलिए खर्च करते हैं कि उन पैसों को खर्च करके हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो हमें संतुष्टि दे। कितनी संतुष्टि दे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो होता है उपभोक्ता का व्यवहार। सेकंड है उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर कोई उत्पादक है, कोई किसी चीज़ को बना रहा है, किसी भी चीज़ को लगा लो, अगर वो उत्पादन कर रहा है तो वो किस लिए उत्पादन कर रहा है, लाभ के लिए उत्पादन कर रहा है। तो इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि एक उत्पादक किसी वस्तु को किस प्रकार से बेचेगा, किस प्रकार से उसकी कीमत रखेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। थर्ड है कीमत का सिद्धांत या फिर पूर्ति मांग शक्तियों की अंतर्क्रिया द्वारा कीमत निर्धारण का सिद्धांत। कीमत सिद्धांत का मतलब होता है यानी कि मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमत डिसाइड कैसे होती है, उस कीमत पर कितने उपभोक्ता उस चीज़ की मांग करते हैं, कितनी चीज़ें बिकती हैं, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कीमत सिद्धांत के अंतर्गत। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इनको एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है। इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, जैसा कि ऊपर ही पढ़ा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता के उस उपभोग का अध्ययन किया जाता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि मान लो एक उपभोक्ता के पास 100 रुपये हैं, उसे कोई चीज़ खरीदनी है तो 100 रुपये को वो इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, उसे इस बात का कोई भी अफसोस ना हो कि उसने जो पैसे खर्च किए हैं वो गलत जगह खर्च हो गए हैं। तो ये होता है उपभोक्ता का व्यवहार या फिर उपभोक्ता की संतुष्टि। तो उपभोक्ता तो वही उसी चीज़ पे खर्च करेगा जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। ये किसके अंतर्गत आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत। उत्पादक सिद्धांत का क्या मतलब है कि इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक कैसे निर्णय लेता है, उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो वो भी तो अपना लाभ कमाना चाहता है। मान लो उसके पास जितनी भी मशीन है, जितनी भी ज़मीन है, ये तो है नहीं कि किसी के पास अनलिमिटेड ज़मीन होती है या फिर अनलिमिटेड पैसा होता है या फिर अनलिमिटेड मशीनें होती हैं। तो सब चीज़ें क्या होती हैं, सीमित मात्रा में होती है, यानी कि सीमित होती है। तो एक उत्पादक क्या सोचता है कि इन सीमित साधनों का मैं कैसे यूज़ करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाभ प्राप्त हो। तो इसका निर्णय वो क्या करता है, ये निर्णय लेता है कि उसे किस चीज़ का उत्पादन करना है। मान लो उसके पास एक हेक्टेयर ज़मीन है। उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में वो क्या कर सकता है, 2 फसल उगा सकता है। 2 फसल उगा सकता है तो वो ये निर्णय लेगा कि उसे कौन सी फसल उगानी चाहिए जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये होता है उत्पादकता सिद्धांत। अब चलते हैं थर्ड सिद्धांत, यानी कि प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत क्या होता है, कीमत सिद्धांत में ये अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। यानी कि
डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से कीमत किस प्रकार डिसाइड होगी। अब जैसे देख लो, मान लो ये होती है हमारी डिमांड। डिमांड होती है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों होती है? क्योंकि अगर किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा है तो उपभोक्ता उस चीज़ की डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। क्योंकि कोई चीज़ महंगी होगी तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उसको कम खरीदेगा, और अगर प्राइस कम है तो उसको ज़्यादा खरीदा जाता है, यानी कि उसकी डिमांड होती है ज़्यादा। तो ये होती है प्राइस थ्योरी। ये होती है हमारी डिमांड जो नेगेटिव स्लोप होती है, और ये होती है सप्लाई जो कि पॉजिटिव स्लोप होती है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो डिसाइड होता है वो होती है हमारी प्राइस, यानी कि कीमत। तो कीमत सिद्धांत में हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी कीमत निर्धारित होती है, जिससे क्या होता है, उत्पादक भी संतुष्ट हो और जो खरीदने वाले उपभोक्ता हैं वो भी संतुष्ट हो। तो ये होता है कीमत सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, यानी कि हम समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किन किन चीज़ों को इनमें शामिल किया जाता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है आय व रोजगार का सिद्धांत, यानी कि हम आय व रोजगार सिद्धांत को हम बड़े स्तर पे देखते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था के संबंध में देखते हैं कि कितने लोगों को रोज़गार प्राप्त है, हमारे देश की जीडीपी कितनी है, यानी कि हमारी आय कितनी है, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। सेकंड है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, यानी कि वहाँ पे नॉर्मल प्राइस लेवल, यानी कि सामान्य स्तर कितना है कीमत का, ये सब हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, ये सब हम बड़े स्तर पे देखते हैं, यानी कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के तौर पे देखते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। थर्ड है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास सिद्धांत का मतलब होता है कि यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का कितना विकास हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था अर्धविकसित है, विकसित है। तो इन सब का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है? बड़े स्तर पे, यानी कि समष्टि लेवल पे। फोर्थ है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। व्यापार चक्र का मतलब हो गया कि कभी मंदी आ गई, कभी तेजी आ गई। तो मंदी और तेजी को छोटे लेवल पे तो अध्ययन किया नहीं जा सकता, तो इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी कि बड़े स्तर पे व्यापार चक्रों का अध्ययन किया जाएगा। फिफ्थ है विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व विदेशी विनिमय का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब हो गया यानी कि निर्यात और आयात। निर्यात का मतलब होता है यानी कि दूसरे देशों में चीज़ें भेजना, और आयात का मतलब होता है कि दूसरे देशों से चीज़ें मंगाना। तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बड़े लेवल पे, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और विदेशी विनिमय का मतलब होता है यानी कि हमारी करेंसी क्या है, दूसरे देशों की करेंसी क्या है, करेंसियों के बीच में आपस में लेन देन कैसे होता है। तो ये सिद्धांत भी किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आगे है मुद्रा व बैंकिंग का सिद्धांत। मुद्रा बैंकिंग सिद्धांत का मतलब होता है यानी कि हमारे देश की मुद्रा क्या है, हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है, नोट कौन छापता है। तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि, यानी कि बड़े लेवल पे। अगला है राजस्व का सिद्धांत। राजस्व का सिद्धांत का मतलब होता है यानी कि सरकार की इनकम कितनी है, सरकार के खर्चे कितने हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है। तो इन सब का अध्ययन भी बड़े लेवल पे किया जाता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आगे है वितरण का समग्र। समग्र का मतलब होता है ऑल ओवर, यानी कि टोटल सिद्धांत। तो वितरण का मतलब होता है कि हमारे देश के पास कितने संसाधन हैं, किन संसाधनों को हम किन चीज़ों में लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का विकास हो, किस प्रकार से संसाधनों का बंटवारा करें। तो ये सब भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। होप आप सबको समष्टि और व्यष्टि का अंतर समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इनको एक बार और शॉर्ट में अंतर देख लेते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत विचारों जैसे कि मांग, पूर्ति, कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यष्टि के अंतर्गत क्या करते हैं, हम छोटे स्तर पे आर्थिक क्रियाओं को देखते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हो गया, एक उद्योग हो गया, उनकी डिमांड क्या है, उनकी सप्लाई क्या है, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत सामूहिक विचार, सामूहिक यानी कि समूह के विचार, समूह यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के विचारों जैसे कि हो गया कुल मांग, कुल पूर्ति आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि बड़े लेवल पे किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि एक व्यक्ति हो गया, एक बाजार हो गया, और समष्टि क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को देखता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक, जैसे कि पूरा देश। इस व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास समष्टि अर्थशास्त्र से पहले हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया यानी कि जब 29-30 की महामंदी आई थी, 1929 और 30 में हमारे देश में महामंदी आई थी, तो उससे पहले जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे तो इकोनॉमिक्स को केवल व्यष्टि तौर पे पढ़ा जाता था, यानी कि केवल माइक्रो लेवल, यानी कि सिर्फ छोटे स्तर पे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे। लेकिन क्योंकि मंदी आ गई थी इसलिए उस स्थिति से निपटना मुश्किल हो गया था, तो इसके अंतर्गत आए थे एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था J.M. केन्ज। इन्होंने अपनी इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने मंदी से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाए थे, और उन्होंने मांग, कुल पूर्ति इत्यादि का और सरकार के हस्तक्षेप का इत्यादि का इन्होंने वर्णन किया था, और इसी आधार पे इनके बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ। उससे पहले हम अर्थशास्त्र को केवल व्यष्टि अध्ययन के तौर पे ही पढ़ते थे। तो आगे देख लेते हैं कि इसका विकास केन्ज की पुस्तक के उपरांत हुआ, यानी कि 29-30 की महामंदी में केन्ज की पुस्तक आई थी, तो उसके उपरांत ही समष्टि अर्थशास्त्र को हम देखने लगे थे। इससे पहले हम छोटे स्तर पर ही आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें मांग और उत्पादन के नियम, कीमत निर्धारण सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है छोटे स्तर पे। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। अब राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्र की आय, राष्ट्र में तो सभी लोग शामिल हो गए, तो इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। और रोजगार मतलब कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है, कितनी बेरोजगारी है। मुद्रा सिद्धांत का मतलब हो गया हमारे देश में किस प्रकार की करेंसी प्रचलित है, उसको करेंसी को छापने की क्या प्रक्रिया है, तो इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए आगे देख लेते हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उसको किन किन भागों में बांटा जाता है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसमें आर्थिक क्रियाओं का पूरा स्वामित्व किसका होता है, निजी क्षेत्र का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या करता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, वहीं पे प्राइस डिसाइड करेगा। यानी कि निजी क्षेत्र तो अपने फ़ायदे के लिए ही किसी चीज़ का उत्पादन करता है, तो वो उन चीज़ों का उत्पादन करेगा जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, और इसी को बोलते हैं हम मार्केट इकोनॉमी। जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी की बात आए तो वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये समाज के कल्याण को ध्यान में नहीं रखता, ये केवल अपने फ़ायदे को ध्यान में रखता है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ये वही जगह कीमत को डिसाइड करेगा जहाँ पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि ये बाज़ार की कंडीशन के हिसाब से ही चलेगा, तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है कि जिसमें आर्थिक क्रियाओं का सारा कंट्रोल किसका होता है, सरकार का। अब सरकार किसके लिए कार्य करती है, सरकार तो कार्य करती है जन कल्याण के लिए, यानी कि कल्याण के लिए कार्य करती है। तो सरकार उन चीज़ों का उत्पादन, उपभोग या फिर संसाधनों का बंटवारा उन चीज़ों में करेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण मिले, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, बेरोजगारी दूर हो। तो ये क्या है, इसमें सरकार का सारा हस्तक्षेप किसका होता है, सरकार का। इसमें निजी क्षेत्र की कोई एंट्री नहीं होती। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था।
ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि जिसमें आर्थिक क्रियाओं का सारा कंट्रोल सरकार का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के गुण पाए जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे कि हम भारत की बात करें तो इंडिया क्या है? इंडिया है मिश्रित इकोनॉमी। तो इंडिया क्या है? एक मिश्रित इकोनॉमी है, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। मिश्रित का मतलब हो गया यानी कि निजी क्षेत्र भी कार्य करता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, यानी कि मार्केट के हिसाब से, और बीच में सरकार भी हस्तक्षेप करती है। अगर सरकार को लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है तो सरकार उसमें एंटर कर सकती है। सरकार कल्याण के लिए भी कार्य करती है और मार्केट भी अपने हिसाब से चलता है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। तो एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहीं अच्छी अर्थव्यवस्था माना जाता है समाजवादी और पूंजीवादी के मुकाबले में। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। होप आप सबको ये क्लास समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।